राइट आज हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? वर्किंग कैपिटल एंड इन्फ्लेशन, अलाउइंग फॉर टैक्स, वर्किंग कैपिटल एंड इन्फ्लेशन। आई थिंक ये वाला है यार। टैक्सेशन किसे कहते हैं? टैक्स पर मतलब किसी भी चीज के पर अब हमने इस टैक्स को, वर्किंग कैपिटल को, इन्फ्लेशन को किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है इसमें अपने प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के अप्रेजल में। हम सब इतने थके हुए क्यों होते हो आप क्लास में? फिर आपकी एनर्जी लेवल इतनी लो रही। चलिए टैक्सेशन। एक आता है आपका, अल्लाह भरा करे, टैक्स पेमेंट्स, जिसको हम कहते हैं बेनिफिट्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। दूसरा आता है टैक्स बेनिफिट्स फ्रॉम टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये दो तरह की चीजें हैं। नंबर वन, टैक्स पेमेंट्स है आपकी जो आपने करनी है, टैक्स देना है, किस पे देना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देना है। दूसरा है ये जो आप टैक्स सेव करते हो। टैक्स बेनिफिट का क्या मतलब? टैक्स सेव करते हो फ्रॉम टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन, टैड। जो डेप्रिसिएशन होती है ना, उस पे आपको टैक्स नहीं देना होता, तो उस पे आप सेविंग करते हो, तो उसको हम कहते हैं टैग, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन। तो इसको हम टैक्स बेनिफिट में काउंट करते हैं। अब आइए टैक्स ऑन प्रॉफिट्स पढ़िए यहाँ से। The tax rate to be applied will be given in an example. Tax on profits will either be payable in the same year as the taxable profits are earned or in the following year. The appropriate time to apply will be specified in an exam question. So tax on profits will either be payable in the same year as the taxable profits are earned or in the following year. ये दो ही चीजें, या सेम ईयर में टैक्स पे होगा या अगले साल होगा, डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन ने क्या स्पेसिफाई किया है। अब आइए टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन पढ़िए। Tax allowable depreciation, where tax allowable depreciation, also called capital allowance or writing down allowance, can be claimed. This will reduce taxable profits, and the consequent reduction in a tax payment should be treated as a cash saving. ठीक है, नेक्स्ट। Tax allowable that is not the same as the accounting depreciation charge for the purpose of the reporting profit in the financial statements. TAD may be applied as a straight line depreciation of the same amount each year or on a reducing balance basis based on the written down value of the asset at the start of the year. Assuming zero disposable value in the final year of an asset's life, TAD will reduce the write down value of the asset to zero. Thus, final TAD claim is called a balancing allowance and means that the full capital cost of the asset is claimed over the asset's useful life. क्या कह रहे हैं? टैड जो है बेसिकली डेप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि टैक्स अलाउड ऑन डेप्रिसिएशन है। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी हो सकता है। अब इसको हम जरा प्रैक्टिकल सम से समझते हैं। इफ टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन यानी कि टैड is available on the cost of plant and machinery at a rate of 25%, written down value यानी कि reducing balance method, हर साल reducing balance method पे 25% क्या मिल रहा है? टैग मिल रहा है। और मशीनरी की कॉस्ट क्या है? 80,000, और उसकी यूजफुल लाइफ क्या है? 4 साल। तो जरा डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। reducing balance. पहले आप सिर्फ पहला साल आप निकालें ना, डेप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा? डेप्रिसिएशन के चार्जेस बता दें आप मुझे। पहले साल के, दूसरे साल के, तीसरे साल के, चौथे, 4 साल की लाइफ है। 25% रिटर्न डाउन वैल्यू पे इनका है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। 80,000 इसकी मशीन की कॉस्ट है। पहले साल की 20,000. पहले साल की 20,000 है। 25% ऑफ 80,000 20,000। ठीक है,
फिर दूसरे साल की 60,000 पे 25% निकाले, 15, फिर 11,250, फिर 8437.5, ठीक है। अभी आपकी आगे क्या, डेप्रिसिएशन, डेट सी 14 साल की 20,000, 15,000, 11,000, 2,000, 50 एंड 33,750। अच्छा, इन्होंने इसकी प्रो नहीं कर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन। इस अमाउंट पे टैक्स आपकी बचत होगी, इसको हम क्या कहेंगे, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन। चौथे साल पे डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज नहीं किया क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा था कि इसकी जीरो रेसिडुअल वैल्यू है। तो जीरो रेसिडुअल वैल्यू का मतलब है कि एंड ऑफ द ईयर इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, पूरी की पूरी अमाउंट जो होगी वो राइट ऑफ हो जाएगी। पूरी अमाउंट कितनी थी इसकी, 33,750, सही, ये पूरी की पूरी राइट ऑफ हो जाएगी, नो रेसिडुअल वैल्यू। सही। ठीक है, तो ये आगे अलग लग रहा है आपका टैट। नेक्स्ट, डिस्पोजल वैल्यू। अब अगर आपको एंड ऑफ द ईयर कोई डिस्पोजल वैल्यू मिलती है, जो कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अब आपका ईयर 4 में एसेट बिक जाएगा 25,000 का, तो फिर ईयर 4 का टैड क्या होगा, तो पता चला ईयर 4 का टैड 8750 होगा। 33,750 माइनस डिस्पोजेबल वैल्यू 25,000, तो आपका आप यहाँ आ गया 8,750। ये अब आपका न्यू टैड। क्लियर। नेक्स्ट आइए, टैक्स सेव्ड ऑन टैड। अब टैक्स सेव जो हुआ है वो आप कैसे पता लगाओगे, तो आपने पहले तो ये कॉलम्स बना लिए, जैसे कि ये बनाए टैड के, टैड आपने लिख दिया। अब इसके ऊपर सेविंग्स कितनी हो रही है, आपको पता है टैक्स कितना है, 20%। टैक्स इज 20%, 20% ऑफ 20,000, 1% ऑफ 4,000, 20% ऑफ 15,000, 3,000, 20% ऑफ 11,250, 22,50, नेक्स्ट 8,750, 1,750, ठीक है। तो ये आपका टैक्स आ गया 20%। 4,000, 1,000, 2,250, 1,750। क्लियर। ये हमने टैक्स सेव किया। ये हमने टैक्स सेव किए, यानी ये टैक्स जो था, टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर ये 4,000 नहीं पे करने, ये 3,000 नहीं पे करने, ये 2,250 नहीं पे करने, 1,750 नहीं पे करने, तो ये हमारी सेविंग है। सही। नहीं तो इन नॉर्मल सिचुएशन हमें पे करने पड़ते। अब आइए नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है, इसको कीजिए। अब इसको आप खुद से करेंगे, जरा देखें। Futongo company is considering a major investment program which will involve the creation of a chain of retail outlets throughout the UK. The following schedule of expected cash flows has been prepared for analysis. Revenue, direct cost, office overheads, additional information. 40% of office overhead is an allocation of head office operating cost. Post-tax cost of capital is 7%. Futongo company is paying tax at 30% and is expected to do so for the foreseeable future. Tax is payable 1 year after profits are earned. The cost of investment includes 7,50,000 fittings and equipment. TAD is available on fittings and equipment only 25% reducing balance basis. It is estimated that the resale proceedings for fittings and equipment is $2 lakh. Futongo company has an accounting year end of 31st December. Expenditure on the investment program will take place in Jan. Calculate the tax cash flows to be included in the NPV for this project. Tax paid on operating cash flows and tax saved on TAD. यानी दोनों पता लगाना है, टैक्स पेड कितना हो रहा है, प्रॉफिट्स पे, एंड नंबर 2 टैक्स सेव ऑन टैड कितना हो। तो क्या आप मुझे पहले ये बता के निकाल के बता सकते हैं टैक्स सेव्ड ऑन टैड, क्योंकि ये अभी हमने किया, तो ये इस वक्त मुझे बता। जो टैड जो है
फर्नीचर इक्विपमेंट भी है। निकाल लिया? निकाल लिए? देखते हैं। क्या आ रहा है अब देखें आप। Year 1, year 2, year 3, year 4, written down brought forward value। ये आपने निकाला 10, 750, 562, 421, 360। स्क्रैप 200 इसमें से डिडक्ट हो गई, तो आपके पास टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन कितना 25% था। 25% ऑफ 750 कितना है 188। 25% ऑफ 562 141 राउंड ऑफ आ रहा है। ये राउंड ऑफ करके जी राउंड ऑफ करके फिर 421 का 105 360। 200 अपने डिडक्ट क्यों की स्क्रैप वैल्यू लिखना है ना, डिस्पोजेबल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू ये सब फिर डिडक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास टैट की फिगर्स आ गई। जब टैट की फिगर आ गई है आपके पास, तो टैक्स सेविंग कितनी हो रही है 188 पे कितना टैक्स रेट है। टैक्स रेट कितना था 30%। 25 30% ना टैक्स रेट। अच्छा टैक्स रेट सॉरी टैट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट 30%, तो 30% ऑफ 188 कितना है, कैलकुलेट करें जल्दी से।
56 56। फिर 141 का कितना है? 30%। 42.3 ठीक है, फिर नेक्स्ट 105 का कितना है? 31। तो अब आप देखिए कि इसकी प्लेसमेंट कहाँ हो रही है। टैक्स जो सेव हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग ईयर 2 में हो रही है। यहाँ जो टैक्स सेव हुआ है ईयर 2 पे, उसकी रिकॉर्डिंग ईयर 3 पे हो रही है। यहाँ जो ईयर 3 पे टैक्स सेव हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग ईयर 4 पे हो रही है। क्यों? एक साल बाद क्यों हो रही है? क्योंकि सवाल में लिखा है कि टैक्स आप नेक्स्ट ईयर पे करते हो। तो जब आप नेक्स्ट ईयर पे करते हो तो उसकी सेविंग्स भी फिर नेक्स्ट ईयर है। ईयर 1 की सेविंग्स नेक्स्ट ईयर है, ईयर 2 पे, ये ईयर 3 पे, ये ईयर 4 पे और ये ईयर 5। एंड टैक्स सेव में जब 25% को टैक्स दे रहा है उसको हमने टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके 30% क्यों करा? क्योंकि हमने यही सीखा है कि पहले हमने टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो जिसको निकालने के लिए हम 25% मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जो भी कैपिटल इक्विपमेंट की अमाउंट है। सही है वो तो उससे हमने निकाल लिया। अब इसके ऊपर जो टैक्स लगता वो 30% लगता, तो वो सेव हो रहा है ना, तो वो हमें इसलिए 30% सेविंग्स निकालनी है। टैट जो है हमारा डेप्रिसिएशन है, टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन चार्ज है। तो उसके ऊपर जो सेविंग्स हो रही है, तो जब तक टैक्स रेट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कितना सेव। और ये जो ऊपर हमने ट्रेंड निकाला है, कौन सा? जो ब्लैक से बोल्ड से आया ये है, ये तो ये टैट रिटन डाउन वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकाले है ना। अभी तो आपको ये पूरा सिखाया, वैसे ही निकला है। इसको सम से देखें, क्या लिखा था इधर? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 7,50,000 ऑन फिटिंग एंड इक्विपमेंट्स। इसके ऊपर टीएडी जो है वो 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 25% 7,50,000 का निकाले ना, कितना होता है? 187,500। 187, वही तो लिखा था नीचे। राउंड ऑफ कर दिया 187, 500 की जगह बस 187। 188 है। 188 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 25% जो आपने निकाला है, तो फिर क्या हो? अब आइए, अब इसके वो निकाले। पहला वाला, टैक्स कैश फ्लोज टू बी इंक्लूडेड इन एनपीवी फॉर दिस प्रोजेक्ट, द टैक्स पेड ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। टैक्स पेड निकाले। ये तो हमने टैड वाली सोल्यूशन कर दिया कि टैक्स सेविंग्स कितनी है। अब जो नॉर्मल टैक्स पे करना है वो कितना है।
30% ही पे करने हैं। Potengo is paid by 30% and is expected to boost for the future with future tax payable when your profits are earned. अब ये साफ क्वेश्चन में गिवन है टैक्स इज पेबल 1 ईयर आफ्टर प्रॉफिट्स अर्न, देयरफॉर हमने टैग में भी 1 साल बाद ही उसका रिकॉर्ड किया बेनिफिट। अब इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से माइनस अदर कॉस्ट आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से जो भी टैक्स है वो आप उस पर चार्ज कर लोगे। सिंपल कहानी है इसकी, इसमें ज्यादा कोई मसला नहीं है। इसको हम सोल्यूशन भी इसका देखते हैं। एज यू कैन सी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 रेवेन्यू सब रिकॉर्ड कर लिया गया है, फिर डायरेक्ट कॉस्ट रिकॉर्ड कर लिया गया है, फिर ओवरहेड्स रिकॉर्ड किए गए हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकल के आया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो आया है सिंपली उसके ऊपर टैक्सेशन 30% और कब चार्ज होगा, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से सिंपल, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ आप इसको समझें कि ये डेप्रिसिएशन चार्ज की बात हो रही है। ये डेप्रिसिएशन निकालना है, पहले आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, बस इसका नाम टैड है, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन, कि जिसपे टैक्स अलाउड है, और फिर नीचे अलाउड होगा, और फिर नीचे इसका कितना बेनिफिट या कितना सेविंग है, तो आपने टैड को मल्टीप्लाई कर देना है टैक्स रेट से। क्लियर हो गई कहानी? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाइए। टैक्स फ्लो हो गया हमारा, अब आइए वर्किंग कैपिटल। Investment projects will require an injection of funds to finance the level of working capital required. Example, inventory. The effect on cash flows is due to the change in working capital required during the life of the project. The relevant cash flows associated with working capital is the change in working capital. क्या कह रहे हैं? Increase in working capital required will cause a cash outflow. A decrease in working capital required will cause a cash inflow. तो increase in working capital क्या require कर रहा है? Cash outflow. और decrease क्या कर रहा है? Cash inflow. Impact of working capital on project appraisal. पढ़िए start of project. investment appraisal on an investment in working capital at the beginning of the investment period is treated as an outflow of cash. Each year of operation, in each year of operation, of project following investment is post tax room for profits the period minus working capital increase or plus working capital reduction. So it equals adjusted cash flow for the period. लिख लें, ये फॉर्मेट है। Post tax cash flow from profits in the period minus working capital increase plus working capital reduced equal adjusted cash flow for the period.
हो गया? So start of the project. In investment appraisal, an investment in working capital at the beginning of the investment period is treated as an outflow of cash. के पैसा जा रहा है, outflow हो रहा है. In each year of operation फिर क्या होगा कि post tax cash flow from profits in the period minus working capital increase. कुछ भी increase होता है उसको minus करेंगे, working capital reduce होता है तो उसको add back करेंगे. And working capital will be released at the end of a project's life, and so there will be a cash inflow arising out of the eventual realization into cash of the project's inventory and receivables in the final year of the project. I hope this is clear. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू, वर्किंग के थ्रू देखेंगे. वही एक्टिविटी 1 है. कोटोंगो कंपनी पीएलसी एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल. अच्छा, ये पता है आपको, ये वर्कबुक इतनी अच्छी बनाई गई है कि इसमें आपको एकदम से पहाड़ नहीं दिया जा रहा, उस पहाड़ के स्टेप्स दिए जा रहे हैं. तो पहला स्टेप आपको टैक्स का बताया गया कि अगर टैक्स की डीलिंग करोगे तो किस तरह करोगे. तो दो तरह की उसकी डीलिंग है. पहला है टैक्स पेमेंट, दूसरा है टैक्स सेविंग्स. पेमेंट इतना आसान था, हमने देखा कि आपने सिर्फ रेवेन्यू में से सारे कॉस्ट डिडक्ट किए और उस पर आपने टैक्स रेट लगा दिया. उसके बाद टैक्स सेविंग्स भी हमने देखी कि टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन के ऊपर आप टैक्स रेट लगाओगे और आपने टैक्स सेविंग्स कर ली. अब आइए, ये दूसरा एलिमेंट है विच इज वर्किंग कैपिटल. इसको हम अलग से देख रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास एनपीवी का सवाल आएगा ना, तो ये सारी चीजें कंबाइंड आएंगी. आपको अभी सिखाया, ब्रेक बाय ब्रेक सिखाया जा रहा है कि अब वर्किंग कैपिटल है तो उसकी डीलिंग कैसे होगी. तो इसमें बताया जा रहा है कि कोटोंगो कंपनी पीएलसी एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स during each of the 4 years of the investment program. Year 1 250, year 2 300, year 3 375, year 4 400. Kotongo PLC has an accounting year end of 31st December. Expenditure on the investment program will take place in January. Requirement क्या कह रही है? Calculate the relevant cash flows relating to working capital. तो कैसे इसके relevant cash flows को हम कैसे calculate करेंगे, आइए देखते हैं. राइट. तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल ईयर 0 पे 250, ईयर 1 पे 300, ईयर 2 पे 375, ईयर 3 पे 400 और ईयर 4 पे 0. तो ये हमने बताया कि जब कैश इनिशियल पीरियड में होता है तो उसको हम कैश इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं कि इनफ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव. अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज कैसे आ रहा है भैया, चेंज कैसे आ रहा है? तो अब आप यहाँ पे देखें कि टू ईयर 0 250 टू ईयर 1 में चेंज क्या आ रहा है? 50 से बढ़ रहा है, तो 50 से बढ़ रहा है प्लस कर दिया. यहाँ पे 75 से बढ़ रहा है, 75 प्लस कर दिया. यहाँ पे 25 से बढ़ रहा है, 25 प्लस कर दिया. यहाँ पे वापस आ रहा है, यानी ईयर एंड में आउटफ्लो हो जाएगा 400. ठीक है. अब आइए चेंज इन कैश फ्लो. चेंज इन कैश फ्लो यहाँ पे क्या हो रहा था? चेंज इन वर्किंग कैपिटल. यहाँ पे चेंज इन कैश फ्लो. सो 250 लेस. क्यों 250 लेस? क्योंकि अब जाहिर है कि 250 का वर्किंग कैपिटल जो इन्वेस्ट किया वो वापस भी आएगा, क्योंकि यहाँ आखिरी साल में माइनस हो रहे हैं. यहाँ पे 50 लेस, 75 लेस, 25 लेस, यहाँ पे 400 प्लस. ठीक हो गई ये वाली कहानी कि आपने स्टार्ट ऑफ द ईयर में किस तरह डील करना है, एंड ऑफ द ईयर में किस तरह डील करना है. ये इसने जो है 400 प्लस में किया. ऑपोजिट हो जाएगा ना. हमने चूंकि ऊपर अभी रूल में आपने क्या लिखी है बात, रूल में जो बात लिखी है वो पढ़े. रूल्स आपने लिखे हैं ना 3 वर्किंग कैपिटल के, क्यों नहीं लिखे? अच्छा, वो फॉर्मेट में, हाँ, हाँ, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज माइनस प्लस वर्किंग कैपिटल रिडक्शन. क्या लिखा है आपने? पोस्ट एज कैश फ्लो फ्रॉम द प्रॉफिट्स इन पीरियड माइनस वर्किंग कैपिटल इंक्रीज प्लस वर्किंग कैपिटल रिडक्शन. जो ऐड हो रहा है वो वर्किंग कैपिटल रिडक्शन है, और जो जो लेस हो रहा है वो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है. was adjusted तो cash जो ऐड हो रहा है वो वर्किंग कैपिटल रिडक्शन है, नीचे रिडक्शन कर दिया. और जो लेस हो रहा है वो वर्किंग कैपिटल एडिशन. ठीक है.
अब आइए वर्किंग कैपिटल का हो गया। अब इसकी एनपीवी लेआउट में हम देखते हैं कि ये अब इसका फॉर्मेट है। जो एनपीवी का आपका आएगा ना सवाल, तो उसमें आप सेल्स लिखोगे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4, कॉस्ट डिडक्ट करोगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाएगा, फिर उस पर टैक्सेशन चार्ज करोगे, डिडक्ट करोगे, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कोई मशीन लेकर आ रहे हो, फिर उसकी स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, फिर टैक्स बेनिफिट ऑफ टैड वो रिकॉर्ड करोगे, फिर वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस एंड में आपने जो नीचे लिखा चेंजेस वो आप लिखोगे। माइनस 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 हर साल माइनस हो रहा है और एंड ऑफ द ईयर प्लस हो रहा है। फिर नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे आपके पास। फिर आप उस पर डिस्काउंट फैक्टर लगाओगे, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा, फिर एनपीवी आएगी। ये पूरा फॉर्मेट है प्रॉपर। यानी इसमें टैक्स भी इन्वॉल्व है, वर्किंग कैपिटल भी इन्वॉल्व है, और एनपीवी के जो नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू चीजें हैं ये भी इन्वॉल्व। तो ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जहन में रहे। अब आइए एक्टिविटी 3। Kotongo Company's investment program will also involve the following investment cost and disposal values. Land and building खरीद रहा है, fittings and equipment खरीद रहा है. Cost of land and building includes 1,20,000 which has already been spent on surveyors and other advisors' fees. Kotongo Company expects to sell the chain at the end of year 4 for 4,500 after tax. This includes resale proceeds of 200,000 for fittings and equipment. The post-tax cost of capital is 7%. Calculate the NPV pro forma below, which includes the results of activities 1 and 2 to calculate the NPV of this project. आपके पास आ रहा है टर्नओवर 1,000, 1,750, 2,500, 3,200। डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है 970, 1,350, 1,700, 1,800। जी 60%। क्वेश्चन में ये ऊपर का कुटोंगो कंपनी का ही क्वेश्चन है ना जो कंटिन्यू हो रहा है। फिर टैक्सेशन आ गया आपका 30% जो कि अगले साल चार्ज हो रहा है। ठीक है, 30% ऑफ 30 करें कितना होता है? 30% of 30। हाँ, 9। तो देखिए लॉस के ऊपर भी जो आ रहा है वो 9 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, डिडक्ट नहीं हो रहा। इस बात को नोट कीजिएगा कि जब लॉस के ऊपर टैक्स आ रहा है तो वो ऐड हो रहा है, डिडक्ट नहीं हो। बाकी जितना भी प्रॉफिट है प्लस का कैश फ्लो है उस पे जो टैक्स आ रहा है वो डिडक्ट हो रहा है। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। ये पूरा सवाल आपने दोबारा घर जाके पूरा अच्छे से करना है ताकि आपको चीजें रजिस्टर हो जाए। यानी जब भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव होगा तो आपका टैक्स चार्ज नहीं होगा, टैक्स पॉजिटिव हो जाएगा। और जब भी पॉजिटिव कैश फ्लो होगा तो उस पे टैक्स चार्ज होगा, डिडक्ट होगा। ठीक है, फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट 750 हो गया, सेल ऑफ बिजनेस 4,500 हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग 3,130 हो गया। टैक्स सेव फ्रॉम टैड 56, 42, 32, 35। ईयर 2 पे 56 है, ईयर 3 पे 42 है, ईयर 4 पे 32 है, देन 35। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पूरे साल में नेगेटिव नेगेटिव, एंड ऑफ द ईयर पॉजिटिव। नेट कैश फ्लो 7%, डिस्काउंट फैक्टर लगाया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अब एनपीवी बताओ। टेक्स्ट बॉक्स आ गया। प्लस करके मैं एंड में रखूं। हम्म, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। इसको हम प्रोजेक्ट अप्रेजल में किस तरह इनकॉर्पोरेट करेंगे? द टर्म रियल व्हेन अप्लाइड टू कैश फ्लोज or to the cost of capital means based on current price levels, and nominal applied to cash flows or to the cost of capital means after adjusting for the impact of expected inflation. अभी आपके पास एक इन्फ्लेशन वाला छोटी सी इलस्ट्रेशन है जिसमें हमें evaluate करना है whether the new bottling machine should be purchased or not. Bistro Company is a brewing company trying to decide whether to buy a new bottling machine for 10 million to save on rental costs which are currently 6.6 million per annum. इन्वेस्टमेंट क्या है? 10 मिलियन। अगर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो बचाएंगे क्या? हर महीने का रेंटल।
हर साल का रेंटल 6.6 मिलियन। रनिंग कॉस्ट न्यू मशीन की कितनी है? 1.2। अब ये कॉस्ट और बेनिफिट आप निकालोगे, कॉस्ट क्या क्या था, बेनिफिट क्या क्या है। सो द ये हो गया, बॉटलिंग मशीन हैज नो रीसेल वैल्यू एंड हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 3 years। All cash flows are quoted in current prices, यानी real terms, and are expected to rise in line with the consumer price index. Inflation कितना है? 5.26% per annum. Bistro's real cost of capital is 14% and nominal cost of capital is 20%. Ignore tax. Evaluate whether the new bottling machine should be purchased. तो अब यहाँ पे क्या है? There is only one rate of inflation. Ignored and inflation can be ignored in the cash flows and the cost of capital. तो कह रहे हैं ईयर 0 पे क्या क्या हो रहा है? रनिंग कॉस्ट ईयर 1 2 3 1.2 मिलियन हर साल। मशीन अगर खरीद लेंगे तो कॉस्ट क्या पड़ रही है? रनिंग कॉस्ट 1.2 मिलियन हर साल। फिर सेविंग्स क्या हो रही है? 6.6 मिलियन हर साल। फिर परचेज कॉस्ट क्या आ रही है इसकी? ये नेट क्या हो रहा है? परचेज इतना, और इसमें नेट कितना बेनिफिट है? 5.4। अब इसका जो निकल के आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर 14%, 1, और यहाँ पे 2.322 एलवीटी ले लिया है। प्रेजेंट वैल्यू ये निकल के आ रहे हैं, एनपीवी क्या निकल रही है? 2.54 पॉजिटिव। तो यानी कि हमें परचेज कर लेना चाहिए। अब ये इन्होंने कैसे फैसला किया कि रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% ले डिस्काउंट फैक्टर, या नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% ले? इनमें से कौन सा ले, रियल ले या नॉमिनल ले? तो अब आप देखोगे कि करंट प्राइसेस किसमें है? रियल टर्म्स में। तो देयरफॉर आपने रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया। अगर ये नॉमिनल में होती तो नॉमिनल लेते हैं, ठीक है। Note, if we had decided to include inflation, we would get the same answer, but it would take longer to calculate and therefore is unnecessary when there is only one rate of inflation. यानी अगर इन्फ्लेशन रेट कोई एक ही गिवन है तो वो हमें आंसर सेम ही मिलेगा, चाहे हम इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करें या ना करें, सेम मिलेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट दो है, यानी कि पहले साल इन्फ्लेशन रेट 10% से हुआ, अगले साल 12% से हुआ, तो फिर आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट सेम है थ्रू आउट, सेम ही की परसेंटेज है ना थ्रू आउट, तो फिर आपको, अगर आप इग्नोर भी करते हो तो आपका सेम एनपीवी आएगा। ऊपर हमने विदाउट इन्फ्लेशन किया, यही आ रहा था। यहाँ पे हमने विद इन्फ्लेशन किया तो भी यही आ। क्लियर हो रही है कहानी? अब अगर मोर देन वन रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो डेफिनेटली आपने फिर उसको इनकॉर्पोरेट करना है। फॉर्मूला प्रोवाइडेड ये जरा लिख लीजिए अपने पास, 1+i इज इक्वल टू 1+r 1+h। ये जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम फिशर फॉर्मूला कहते हैं। अच्छा, अब जरा ये पढ़िए, यूजिंग रियल कैश फ्लोज पढ़ें। Real cash flows and a real cost of capital if there is more than one rate of inflation. If there is more than one rate of inflation, it is still possible to calculate an NPV in real terms, but this has to start by an adjustment to the nominal cash flows, because where there are multiple rates of inflation, then there will be an impact on profit margins due to inflation, as revenue and costs are changing at different rates. The approach required is to deflate nominal, that is inflated cash flows,
using the general rate of inflation so that they become real cash flows. Real cash flow equals to nominal cash flow divided by 1 plus inflation rate to the power n. B. Discount the real cash flows at the real cost of capital. तो क्या कह रहे हैं कि डिफ्लेट करना पड़ेगा नॉमिनल वालों को यूजिंग जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद रियल कैश फ्लो को क्या करना है, नॉमिनल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर एन, जो फॉर्मूला आपको गिवन। डिस्काउंट द रियल कैश फ्लोज एट द रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद जैसे प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर हम निकालते हैं वैसे ही आप निकालोगे। इसकी इलस्ट्रेशन देखें। वी विल यूज द डिटेल्स फ्रॉम द प्रीवियस इलस्ट्रेशंस फॉर बिस्ट्रो कंपनी विद द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स। रनिंग कॉस्ट राइज एट द जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5.26%, बट रेंटल कॉस्ट बीइंग सेव्ड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट 2% पर एनम। यानी कि अब दो इन्फ्लेशन रेट्स यहाँ पे आ गए कि जो आपका रनिंग कॉस्ट है वो 5.26 से बढ़ेगा और जो आपका सेव्ड बेनिफिट है वो उसका इन्फ्लेशन 2% से बढ़ेगा। We are only told that Vistro's real cost of capital is 14%। आप इसको कैसे करोगे? सेम फॉर्मेट चल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ईयर 0, 1, 2, 3 रनिंग कॉस्ट 1.0526 पर एनम आपने निकाल लिया 1 ईयर 1, 2, 3। उसके बाद फिर सेविंग्स 1.02 से, सेविंग 6 मिलियन की जो है वो 1.02 से इन्फ्लेशन हो रही है तो 6.73, 6.877। परचेज कॉस्ट या आगे नेट आ गया, डिस्काउंट फैक्टर 20%। इसकी वर्किंग हमें देखनी है, इसकी वर्किंग क्या निकाली, 1 प्लस इन्फ्लेटेड नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 फॉर 14% मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेशन रेट 20%। ये बात आपको समझ आई कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला गिवन था ये क्यों गिवन था, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये 20% निकालने के लिए ये चीज गिवन थी। 1 प्लस इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल that is 14% multiply by इस पे inflation लगाएंगे तो 20%। The same answer can also be obtained if the nominal cash flows are deflated and the real cost of capital is used. This is a slower method and should only be used if requested in a question. तो ये slower method कौन सा है, ये वाला, कि जहाँ पे आपको 14% ही यूज किया गया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसको डिफ्लेट किया गया। नॉमिनल कैश फ्लो ये है और डिफ्लेटेड, जब इसको डिफ्लेट किया गया तो डिवाइड करना होता है, divide by 1.0 blah 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 to the power n To the power n, सही है। तो डिफ्लेटेड जो रियल कैश फ्लोज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, ये डिफ्लेटेड है और इस पे फिर 14% इन्होंने रियल इन्फ्लेशन जो रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो लगा दिया। लेकिन डिफ्लेटेड में लंबा रास्ता है तो वो बोल रहे हैं कि आप क्यों यूज कर रहे हैं जब सवाल आपको बोलने का, तो आप ये रादर ये वाला यूज करें कि जिसमें आपने इस पे भी इन्फ्लेशन लगाई, इस पे इसके हिसाब से लगाई और फिर 14% को भी इन्फ्लेट कर दिया इस फॉर्मूला के तहत। 20%। ठीक है। अब आइए एक्टिविटी 4, ये अब आप खुद से ट्राई करें। इसमें टैक्स भी है, वर्किंग कैपिटल भी है, इन्फ्लेशन भी है, 30 मार्क्स का ये सवाल। तो स्टेप बाय स्टेप करें, कोई जल्दी नहीं है। पहले जो आपको आसान लग रहा है टैक्स का अलग वर्किंग निकाल लें, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल की अलग वर्किंग कर लें, फिर उसके बाद जो है आप इसकी वर्किंग कर लें इन्फ्लेशन की, फिर इन तीनों को पूरा जो स्ट्रक्चर एनपीवी का था ऊपर उसको देखकर सॉल्व करें। ये वैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट है, तो आप चाहें इसको यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, चाहे तो घर जाके कर लें, आपकी मर्जी है। यहाँ बैठ के करेंगे तो थोड़ी चीजें जो है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप फिर पूछ सकते हैं कि क्या। हाँ, गो थ्रू कर लें तो फिर ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लास आज की एंड होती है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको जरा तसल्ली से आज ही कर लीजिएगा, नहीं तो ये जहन से निकल जाती हैं चीजें। ये बुक जो है ये ओरिजिनल बीपीपी की बुक है, बीपीपी की है, लेकिन बीपीपी बीपीपी इसमें आप कह रही हैं कि बिल्कुल इसमें प्रिसाइज दिया हुआ है लिख के, लेकिन जो स्टडी टेक्स्ट आप बताएंगे उसमें ज्यादा लॉन्ग है। स्टडी टेक्स्ट में बहुत इंफॉर्मेशन है। तो मैं अगर मुझे ये बुक परचेज करनी है तो इसमें कोई स्पेसिफिक है, या मैं अगर ये बोलूँ नॉर्मल बीपीपी की बुक है? बीबीपी वर्क बुक दीजिए, बीबीपी की वर्क बुक दीजिए, आपको मिल जाएगी। एफएम की वर्क बुक चाहिए। तो वो जो जिसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है वो कैप्लन में है। स्टडी टेक्स्ट दो होती है ना, बीबीपी या कैप्लन।
अब बीबीपी दोनों में ही डिटेल में लिखा हुआ है, कैपलान में भी बीपीपी में भी। ये मैं वर्कबुक से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि वर्कबुक से एग्जैक्टली जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि टू द रेलेवेंट है वो सारा इसमें है। प्लस इसमें ब्रेकआउट बहुत अच्छा है कि इसमें जो एक्टिविटीज आपको दी गई है ना उसको ब्रेक करके समझाया गया है कि एक एक वन स्टेप एट अ टाइम, पूरा पहाड़ नहीं दे दिया गया। और आप जब ये वर्कबुक करेंगे तो बी अश्योर्ड कि बीपीपी से कुछ मिस नहीं हो रहा, क्योंकि बीपीपी में भी जो एग्जाम्पल सम्स हैं और जो सम्स है वो सब सम्स इसमें हैं। इसमें प्रिसाइज किया हुआ सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन, उसमें बहुत इलेबोरेट इंफॉर्मेशन है, इसमें कंसाइज इंफॉर्मेशन। मैं उनसे फिर क्या वर्कबुक बोलूं बीबीपी वर्कबुक बोलूं वर्कबुक बोले, स्टडी टेक्स्ट नहीं स्टडी टेक्स्ट नहीं बोले। स्टडी टेक्स्ट अगर आपको चाहिए लाइब्रेरी में बहुत सारी रखी है, कोई एक ले लें आप, भले रेफरेंस के लिए ऐसे ही देखना चाह रहे नहीं हैं। वो एक बंदे का नंबर दिया है, हाँ उससे मेरी बात हुई है, वो कह रहा था कि मैं दे दूंगा, मैंने कहा उससे मेरे एक दफा मैं बात कर लूं तब भी मैं उसको कॉल करूं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।